हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुरुचि जी। चलिए, आप सभी मित्रों को नमस्कार। सभी से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय पुरोला में कार्यशाला चली आज चौथा दिन है, कल 5वां दिन है, कल जर्नी डे भी रहेगा, तो कल शाम की कार्यशाला स्थगित रहेगी। तो आज अभिव्यक्ति कार्यशाला जो कि 1347वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री महेश भारद्वाज जी, जो कि प्राचार्य हैं जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर उत्तरकाशी में। मैं विगत 5 दिनों से इस नवोदय विद्यालय में हूँ और यहाँ के अनुशासन, यहाँ के जो प्राचार्य जी का अनुशासन बहुत अच्छा यहाँ पर है बच्चों के बीच। मेरे को भी काफ़ी कुछ नया कुछ सीखना को मिला, विशेषकर बच्चों से भी। तो इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि होंगी पाखी जैन जी, आज जो काफ़ी दिनों बाद उन्होंने अपनी सहमति दी। उदयपुर राजस्थान से अध्यक्षता करेंगे वैदेही पांडे जी और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगी हमारी दोस्त चिन्मयी शर्मा जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा हैं। आज अभिषेक गुप्ता जी कक्षा 11 से जम्मू से हमारे बीच जुड़ेंगी। बहुत समय बाद अभिषेक जी हमारे बीच होंगी। तो मैं अपने दोस्तों से निवेदन करूंगा, आप समय-समय पर जुड़ते रहिएगा। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, जो कि प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चमोली है। और इस पटल पर हमारे बीच आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, सेवानिवृत्त आयकर आयुक्त, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हमारे बाल प्रेरी के संरक्षक हैं। आदरणीय श्री आकाश सर, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ गिरिजा शंकर जोशी जी, कविता पांडे जी, नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में पूनम पंत जी गंगोली हाट से हमारे बीच, प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, रिंकी बिपिन जी, रितु जी हमारे बीच जुड़ी हैं, संदीप ढेला जी देहरादून से। और इस कार्यक्रम में आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आपके 2 माइक खुले हैं, शायद इसलिए आवाज इको हो रही है। आपके हाथ 2 मोबाइल दिख रहे हैं यहाँ, देख लीजिएगा। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ और जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला, इस कार्यशाला में हमारे बच्चे स्वतंत्र हैं, वो कोई भी कविता, कहानी, निबंध, कोई किसी भी विधा में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। किसी भी विधा से मतलब उन्होंने समूह में उस विधा के लिए सहमति दी है पहले से, लेकिन अपने मनपसंद की विधा का नाम दिया है। तो पांडे सर, आपका माइक खुला है। 1, 2 माइक दिख रहे हैं, आपके 2 नंबर दिख रहे हैं, तो एक का माइक खुला है, इसलिए आवाज़ इको हो रही। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आप सबको आमंत्रित करता हूँ और मंच सौंपता हूँ चिन्मयी जी को। चिन्मयी जी, आप उपस्थित हैं क्या? चिन्मयी जी, चिन्मयी शर्मा जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपका माइक बंद है। नहीं, खुला है। जी सर। हाँ जी, आपका स्वागत है चिन्मयी जी। माइक जी ऑन सर, करिए। धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज वहां पहुंच रही है? आ रही है जी, स्वागत है। जी धन्यवाद सर। जी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी माता सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सबके सामने मैं कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 9 की छात्रा, शंकरदेव निकेतन सभी आज बाल प्रेरी का 1343 कोरोना उत्तरकाशी से जुड़े हुए आपको आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका इस कार्यशाला में
स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने वाले बाल पीढ़ी के संरक्षक तथा वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री श्याम पांडे सर जी, जो अहमदाबाद, गुजरात से हमारी कार्यशाला में रोज जुड़ते हैं और बच्चों को आशीर्वचन देते हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत पांडे सर। बाल पीढ़ी के संरक्षक तथा उत्तराखंड उप शिक्षा निदेशक श्री आकाश सारस्वत सर, उत्तराखंड देहरादून से, जो हमारी कार्यशाला में रोज जुड़ते हैं और बच्चों को अपनी वाणियों से प्रेरित करते हैं। आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम एवं आपका भी इस कार्यशाला में स्वागत है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से हमेशा अपने चैट मैसेज से सभी बच्चों को प्रेरित करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का भी इस पटल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आज के इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं कुमारी पाखी जैन जी, जो कक्षा 8 की छात्रा है, MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर राजस्थान से जुड़े हुए। आपका भी इस पटल पर बहुत-बहुत स्वागत है बहन। और आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही कुमारी वैदेही पांडे, कक्षा 3, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश से। आपका भी इस कार्यशाला में बहुत-बहुत स्वागत है। तो सभी का स्वागत एवं यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार, विदुषी शिक्षिकाएं, सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और जो अभिभावक अपने बच्चों को इन ऑनलाइन कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं, उनको भी बहुत-बहुत प्रणाम एवं बहुत-बहुत आभार। और मुझे इस कार्यक्रम में संचालक के रूप में जोड़ने के लिए आदरणीय श्री उदय करवाला सर जी का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहती हूँ कि मैं बाल पीढ़ी से कैसे जुड़ी। दरअसल हमारा स्कूल कला, शिक्षा, संगीत, नृत्य आदि सभी क्षेत्रों में हमारा स्कूल बहुत आगे है। मतलब पूरे पुरनीगोदाम अंचल में हमारा स्कूल मतलब सर्वप्रथम आता है हमारे स्कूल का नाम। तो वहाँ नागांव गर्ल्स कॉलेज द्वारा कहानी वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया हिंदी में। तो उस प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया और भाग लेने के पश्चात नागांव गर्ल्स कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर मनिका शेकिया मैम ने मुझे उदय करवाला सर जी का नंबर दिया, जहां पर वे विशिष्ट अतिथि के रूप में उस प्रतियोगिता के फेलिसिटेशन सेरेमनी पे उपस्थित हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से हुआ था, हमें वीडियो भेजना था एंड उसी वीडियो के मतलब सिलेक्शन करके हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो तभी मुझे उदय करवाला सर जी का नंबर मिला, तो मैंने उन्हें मैसेज किया और बाल पीढ़ी से जोड़ने के लिए मतलब उन्हें अनुरोध किया। तब उन्होंने मुझे बाल पीढ़ी से जोड़ा एंड आज इसलिए मैं बाल पीढ़ी के पटल पर जुड़ी हूँ और आज संचालन कर रही उपस्थित हूँ। तो जब मैं पहली बार जुड़ी थी तो मेरी पहली कार्यशाला थी देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला। तो उस कार्यशाला में मैंने देखा था कि एक दीदी मतलब पूरी कार्यशाला को संचालित कर रही थी। मतलब मुख्य अतिथि से लेकर पूरे प्रतिभागियों का नाम बुला रही थी, एंकरिंग कर रही थी। तो मेरे मन में भी एक ख्याल रखा था कि मैं भी एक दिन संचालन करूंगी। तो आज तक मैं प्रायः 4-5 बार संचालन कर चुकी हूँ इस कार्यशाला में। और जब भी मैं संचालन करती हूँ या फिर कोई प्रस्तुति दे रही हूँ, तो उदय करवाला सर, सारस्वत सर, नेगी सर और पांडे सर, इन सभी का सहयोग मिलता है और सभी प्रतिभागी भी हमारे प्रस्तुति और संचालन बहुत अच्छे से सुनते हैं। इसलिए आप सबका बहुत-बहुत आभार। तो अब तक आज तक मैं प्रायः 5-6 बार संचालन कर चुकी हूँ और मैं चाहूंगी कि मुझे आगे भी संचालन करने का मौका मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आज की हमारे कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि कुमारी पाखी जैन, कक्षा 8 से, जो MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर राजस्थान से हैं। बहन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुमारी पाखी जैन। धन्यवाद सर। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, पाखी जैन है ना? नहीं, मैं सृष्टि रावत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। जी, ठीक है। कृपया अपना माइक बंद कर दीजिए। ओके। तो
तो किसी कारणवश हमारे समक्ष पाखी जन उपस्थित नहीं है, तो मैं आपको आज के कार्यशाला अर्थात अभिव्यक्ति कार्यशाला के बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगी। तो अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचारों को, अपने मन के किसी भी विचार को किसी भी विधा जैसे हाव-भाव, लिखना, मौखिक या फिर चित्रकला, लेखन कला और संगीत, नृत्य आदि कलाओं के माध्यम से अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को प्रकाश करना। और जब व्यक्ति अपने भावों या फिर विचारों को प्रकाश करते हैं किसी भी विधाओं के द्वारा, तो समाज की उन्नति होती है और समाज में उस व्यक्ति का एक स्टेटस बनता है। तो अभिव्यक्ति जो हमारे ऑनलाइन रूप से जो अभिव्यक्ति कार्यशाला हुई है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज में एक-एक नागरिक को जन्म देने में सहायक हो रही हैं। और किरौला सर जी का यह जो प्रचेष्टा है, यह सच में हमारे लिए भी आदरणीय है और इसलिए किरौला सर को हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हम सबको ये पटल दिया है। तो अभिव्यक्ति कार्यशाला के बारे में मैंने आपको थोड़ा 2 शब्द बता दिए। जैसे कि मतलब जब व्यक्ति अपने विचारों को, अपने मन के भावों को जब किसी भी कला के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हाव-भाव हो, लेखन कला हो, चित्रकला हो, संगीत हो, नृत्य हो, किसी भी माध्यम से जब प्रकाश करते हैं, तो उसी को उस व्यक्ति के अभिव्यक्ति कहा जाता है, जो व्यक्ति का मानसिक समायोजन बनाने में उल्लेखनीय भूमिका पालन करती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज कार्यशाला की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो कार्यशाला के सबसे पहले प्रतिभागी कुमारी अभिषेक गुप्ता, कक्षा 11, आर्मी पब्लिक स्कूल, रखमुट्टी, जम्मू से। क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो आप सभी को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम और नमस्कार। तो मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुट्टी कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं आप सभी को अपनी स्वरचित कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वैसे तो मैंने ये कहानी अंग्रेजी में लिखी थी, परंतु आज मैं इसका हिंदी में अनुवाद करने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है एक चुनाव। ये एक काल्पनिक कहानी है जो जिसका मेन जो विषय है वो है जो आजकल हम विकास के चलते पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं, उस विषय में हम अब हमारे चुनाव और जो हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है, उन चुनावों पर हम सोचकर कोई भी चुनाव करें जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो उसी पे आधारित ये कहानी है। इस कहानी में 2 सहेलियाँ हैं, रोही और मनी। ये दोनों सहेलियाँ एक ही विद्यालय में पढ़ती हैं और दोनों काफ़ी जिज्ञासु स्वभाव की हैं। तो एक दिन जब वह दोनों विद्यालय से वापस अपने घर पर आ रही होती हैं, तो उनका विद्यालय काफ़ी बड़े शहर में है और जब वो वापस आ रही होती हैं, तो हमें पता है कि जब हम सड़क से गुज़रते हैं, तो ज़्यादातर समय वहाँ पर एक कूड़ेदान तो होता ही है और उस कूड़ेदान के अंदर जितना कचरा नहीं होता, उतना उस कूड़ेदान के बाहर कचरा पड़ा होता है। तो जब वो विद्यालय से वापस आ रही होती है, तो वो सड़क पे देखती हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़ेदान पड़ा होता है और वो पूरा कूड़ेदान भर चुका होता है कचरे से और उसके आस-पास भी इतनी ज़्यादा गंदगी होती है, हर तरफ कचरा फैला होता है। तो वो देखती हैं कि एक जो गाय है वहाँ से गुज़र रही है और वो एक प्लास्टिक के थैले से उठा के कुछ खा रही है और वो प्लास्टिक का थैला ही खाने वाली होती है। तो वो उसको वहाँ से मतलब उसको वो प्लास्टिक का थैला खाने से रोकते हैं और उसको वहाँ से भेज देते हैं। तो जब वो ये दृश्य देखते हैं, तो उनको अपने अध्यापिका की कही गई एक बात याद आती है। तो उसी दिन जिस दिन वो ये चीज़ देखते हैं सड़क पर, तो उनकी अध्यापिका ने उनको विद्यालय में एक चीज़ बताई होती है इसी से जुड़ी हुई कि आजकल जो मनुष्य है, वो पर्यावरण को भूलता ही जा रहा है। हम कहते हैं कि हमें विकास चाहिए, हम आगे बढ़ें, हम उन्नति करें, लेकिन उन्नति के चलते हम ये सब भूलते जा रहे हैं कि हम पर्यावरण को कितना
पहुँचा रहे हैं, हम किस तरह से हर जगह कचरा फेंक देते हैं। तो वैसे जैसे ही वो जिज्ञासु स्वभाव की थी, तो वो एक-दूसरे के साथ वहीं पर खड़े होकर चर्चा करने लगती है। तो रूही मनी से कहती है कि देखिए, हम किस तरह से कहीं भी जाके कचरा फेंक देते हैं। हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम अगर वहाँ पर कूड़ेदान भर चुका है, तो हम जाकर म्युनिसिपैलिटी या किसी को बताएँ कि यहाँ पर कूड़ेदान भर गया है, कृपया करें इसे खाली कराएँ। पर नहीं, हम यहाँ पर बाहर ही कचरा फेंक देते हैं, ये तो हम सभी का ही दोष है। तो मनी आगे से बोलती है कि हाँ, ये सब हमारी ही गलती, हमारे ही कार्यों की वजह से है। लेकिन फिर वो जो रूही है, वो एक बहुत ही आम सा सवाल पूछती है, जो शायद हम सभी जब भी हम कोई अच्छा कदम लेते हैं, तो हमारे मन में कहीं न कहीं एक सवाल ज़रूर आता है कि हमारे एक अकेले से करने से क्या हो जाएगा? क्या बदल जाएगा कि अगर हम सिर्फ़ एक व्यक्ति कोई अच्छा कदम उठाए? तो जो मनी है, वो भी यही सवाल करती है कि सिर्फ़ हम दोनों के बदल जाने से या सिर्फ़ हम दोनों के कचरा ना फेंकने से क्या बदल जाएगा? तो जो रोही है, वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाती और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, उसी समय उनको कचरे के डब्बे से एक आवाज़ आती है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उनको लगा शायद कचरे के डिब्बे में कोई जानवर होगा, कोई बिल्ली होगी। लेकिन जब वो देखते हैं, तो कचरे के डब्बे में जितना भी कचरा था, वो हवा में उड़ने लग पड़ता है। मतलब वो बाहर आ जाता है और कोई विचित्र सी कोई शक्ति उनको कचरे के डब्बे के अंदर खींचने लग पड़ती है। देखते ही देखते दोनों जो सहेलियाँ हैं, वो कचरे के डब्बे के अंदर खिंचती चली जाती हैं। तो उसके बाद वो दोनों इतनी डर जाती हैं कि वो दोनों अपनी आँखें बंद कर लेती हैं। मतलब वो गिर नहीं रही होती हैं, वो कहीं पर ऊपर नहीं उड़ रही होती, वो सिर्फ़ एक जगह पे खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली हैं और जैसे ही वो आँखें खोलती हैं, वैसे ही वो देखती हैं कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि मैं भविष्य की आवाज़ हूँ और मैं तुम दोनों की वार्तालाप सुन रही थी और मैंने देखा कि मैंने आज तक किसी को भी भविष्य के बारे में या पर्यावरण के बारे में इतनी गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हुए नहीं सुना था। इसीलिए मैंने तुम लोगों को कूड़ेदान के अंदर खींच लिया। अब रोही जो कि डर जाती है, वो रोने लग पड़ती है, तो मनी उसको समझाती है कि रोने की बात नहीं है, हम इस जो दुविधा है, उससे बाहर निकल जाएँगे। तो वो उस आवाज़ से जो मनी है, वो खुद भी लेकिन वो अपनी जो सहेली है, उसको सँभालते हुए उस आवाज़ से पूछती है कि तुम कौन हो और क्या तुम इस कूड़ेदान के अंदर ही रहते हो? तो वो आगे से आवाज़ उत्तर देती है कि हाँ, मैं इस कूड़ेदान के अंदर ही रहती हूँ और मैं यहाँ पर आगे-पीछे जो भी लोग हैं, मैं भविष्य की आवाज़ हूँ और मैं यहाँ पर जो लोग हैं, उनको देखती हूँ कि आखिरकार वो किस प्रकार बाहर ही कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। वो इतना भी नहीं ध्यान रखते कि कूड़े को कूड़ेदान में रखें या कूड़ेदान को खाली करवा दें। तो वो आवाज़ उनको समझाती है कि आज मैं तुम दोनों को 2 भविष्य दिखाऊँगी और उसके बाद तुम्हें चुनाव करना होगा कि आखिरकार तुम्हें कौन-सा भविष्य चाहिए। तो ये बोलकर वो आवाज़ वहाँ से चली जाती है, मतलब वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो देखते हैं कि जितना भी जो अंधेरा था, जो उनके आगे-पीछे छाया हुआ था, वो पूरा हट जाता है और वो एक ऐसे शहर में आ जाते हैं जहाँ ऐसा लगता है कि कोई रहता ही नहीं है। वहाँ की जो इमारतें हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं, वो बिल्कुल खाली हैं, इमारतें ऐसे लग रहा है टूट-फूट गई हैं। वहाँ की हवा इतनी ज़्यादा दूषित है कि उन दोनों को साँस लेने में भी मुश्किल होती है। फिर वो थोड़ी दूर जाके जब चलते हैं, तो उनको वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। उन लोगों ने ऑक्सीजन मास्क लगाए होते हैं, तो ये देखकर पता चलता है कि वहाँ की हवा कितनी ज़्यादा दूषित हो गई हो। फिर वो आगे चलते हैं, उनको वहाँ पर एक पार्क दिखता है। पार्क में कोई बच्चा नहीं खेल रहा होता, जो झूले हैं वो सिर्फ़ ऐसे ही खाली पड़े होते हैं।
आगे जाकर वह एक अस्पताल देखते हैं। अस्पताल में लंबी-लंबी कतारें लगी होती है लोगों की, बीमार लोगों की। तो तभी वो वहाँ पर खड़े एक व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिरकार ये सभी लोग इतने बीमार क्यों हैं? इतने सारे लोग बीमार क्यों हैं? तो वो आगे से व्यक्ति जवाब देता है कि ये सिर्फ़ दूषित जो हमारी हवा है उसकी वजह से, और जो पानी सारा हमारा दूषित हो गया है, उसकी वजह से हमारी ये हालत हुई है। तो उन दोनों सहेलियों की आँखों में आँसू आ जाते हैं, और इससे पहले कि वो आगे बढ़ते उसी समय वहाँ पर पुनः अंधेरा छा जाता है। पुनः वो आवाज़ आती है, वो कहती है कि ये वह भविष्य है जो हुआ जब सारे इंसानों ने लापरवाही दिखाई पर्यावरण के ऊपर। अब वो जो है अपने आप में बदलाव नहीं ला पाए, और जिसकी वजह से वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं बचे, और वहाँ पर जो हवा है वो प्रदूषित होती रही, पानी भी प्रदूषित होता रहा, और अंत में कुछ ऐसी दयनीय स्थिति बन गई। तो इससे पहले कि वो दोनों सहेलियाँ कुछ और कहती, उसी समय वो कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा दूसरा भविष्य, आवाज़ कहती है, और पुनः अँधेरा हट जाता है। अब इस बार जब वो देखते हैं तो वो एक ऐसे शहर में पहुँचते हैं जहाँ पर हवा बिल्कुल साफ़ थी, वहाँ पर इमारतें भी थी बड़ी-बड़ी, लेकिन वहाँ पर वनस्पति भी लगे हुए थे। वहाँ पर वो देखते हैं कि जो रोबोट हैं वो कैसे सड़कें साफ़ कर रहे हैं, कैसे जो कचरा है वो अलग-अलग रंगों के डिब्बों में कूड़ेदान में डाला गया हुआ है, और कैसे जो लोग हैं वो एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो फिर वो जब ये सारा कुछ देख रहे होते हैं, वो उस सड़क पे चल रहे होते हैं उस शहर की, तो तभी उनको एक व्यक्ति मिलता है, वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। तो वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये अ, शहर है वो क्यों है? मतलब आप भी लोग इतने खुश क्यों हैं इतने सारे? तो वो व्यक्ति कहता है कि हमने समय रहते अपने आप में बदलाव लाया। हमने समय रहते प्रकृति का महत्व समझ लिया। इसीलिए आज जो है हम इस प्रकार से अप हमारा जो शहर है इतना खुशहाल है, हमारे यहाँ पर उन्नति भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान भी रखा जा रहा है। तो वो दोनों समझ गई कि उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया आखिरकार। तो वो पूछती हैं कि आखिरकार ये बदलाव आया कैसे? तो वो इंसान उत्तर देता है कि ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये बदलाव सिर्फ़ 1 या 2 व्यक्ति ने शुरू किया, उन्होंने पहल की, उन्होंने कदम बढ़ाए, और इस तरह से बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए। हम इस स्थिति पे पहुँचे जहाँ पर हमने पर्यावरण की भी रक्षा की और उन्नति भी की। तो आखिरकार उन दोनों सहेलियों को प्रश्नों का उत्तर मिल गया, और जब वो एक-दूसरे की तरफ देख रही होती हैं, उसी प्रकार पुनः अँधेरा छा जाता है, और आवाज़ उनको बोलती है, "अब मुझे बताओ कि तुम्हें कौन-सा भविष्य चाहिए?" तो वो दोनों सहेलियाँ एक साथ उत्तर देती है कि हम अपना भविष्य स्वयं बनाएँगे, अपने कर्मों से बनाएँगे, क्योंकि अब हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है कि अगर हम 2 भी कुछ करेंगे तब भी बहुत बड़ा बदलाव हम इस समाज में आ सकता है, तब भी बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। तो जब वो ये चीज़ बोलते हैं तो पुनः उनकी आँखें बंद हो जाती हैं अपने आप, और जब वो देखते हैं कि वो उसी कूड़ेदान के सामने खड़े होते हैं। लेकिन इस बार उनके मन में, उनकी आँखों में एक आशा की किरण होती है, वो एक-दूसरे की तरफ देखती हैं, वो कहती हैं, हम बदलाव लाएँगे, बेशक हमारे जो बदलाव है, बेशक हमारे जो कदम हैं वो छोटे ही क्यों ना हों, लेकिन हम अपने कदम प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा की ओर ज़रूर बढ़ाएँगे, और वो ये कहते हुए अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन वो जब विद्यालय जाती हैं, तो वो अपनी अध्यापिका के साथ इस विषय पर चर्चा करती हैं, और वो इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि वह अपने विद्यालय में एक इको क्लब की स्थापना करेंगे। तो इस प्रकार उनकी विद्यालय में उनकी अध्यापिका की सहायता से वो एक इको क्लब की स्थापना करती हैं। उस क्लब के थ्रू वो पर्यावरण संरक्षण पर बहुत सारे कार्यक्रम का करती हैं, बहुत सारे पेड़ लगाती हैं, और जो उनके समाज है और जो उनके सहपाठी हैं, उनके बीच में भी ये जो पर्यावरण के प्रति संरक्षण की जो अ, नॉलेज है वो उन तक भी
पहुंचाती हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे छोटे से छोटे चुनाव, हमारे छोटे से छोटे कदम भी पर्यावरण को बचाने में बहुत लाभदायक हो सकते हैं। बेशक आप बाजार जा रहे हैं, तो अगर आप प्लास्टिक का थैला ना इस्तेमाल करके कपड़े का थैला या किसी या फिर कोई रिसाइकिल होने वाला थैला इस्तेमाल करें, बड़ा ला सकते हैं। तो धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक गुप्ता जी, आपकी कहानी सच में अच्छी लगी। और अगर मैं बताऊं तो मुझे इस कहानी से 2 शिक्षा मिली कि पर्यावरण की रक्षा हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी शिक्षा यह है कि 1 या 2 व्यक्ति अकेले भी पूरे समाज में एक अनन्य बदलाव ला सकता है। तो इस क्षेत्र में आपकी कहानी सच में एक अवार्ड विनिंग कहानी है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप कहानी लिखती रहिएगा, कविताएँ, कहानियाँ लिखती रहिएगा। और यह कहानी सच में बहुत अच्छी लगी। हमारे जो दर्शक और जो जिन्होंने भी आपकी कहानी को उपभोग किया, शायद वे भी शायद एन्जॉय कर रहे होंगे आपकी कहानी को सुन के। तो आपकी कहानी सच में एक प्रेरणादायक कहानी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आपकी ऐसी कहानियाँ हमें सुनने को मिलेगी। तो आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अभी आगे बढ़ती हूँ। तो बाल पीढ़ी के संरक्षक तथा उत्तराखंड उप शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, जो उत्तराखंड देहरादून से हमारे कार्यशाला में रोज जुड़ते आए हैं, मैं आपको आज की कार्यशाला में हमारे जो छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं बाल पीढ़ी के इस कार्यशाला से, उनके प्रति आपका कुछ आशीष वचन कुछ आशीष वचन की निवेदन करते हुए मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय चिन्मयी। सबसे पहले प्रिय चिन्मयी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री महेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पाखी, और अध्यक्षता कर रहे प्रिय वैदेही, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय चिन्मयी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों की समझ का विकास कैसे हो, कैसे राष्ट्रीय एकीकरण की भावना उनके अंदर पुष्पित व पल्लवित हो, कैसे वो अपने काम के प्रति जागरूक हो, कैसे वो एक अच्छे नागरिक बने, इन सब बातों को लेकर चिंतन मनन करते हुए इन कार्यशालाओं की योजना बनाई जाती है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, अभिषी ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई पर्यावरण के प्रति, साफ सफाई के प्रति। निश्चित रूप से स्वच्छता हमारी आदत में होनी चाहिए। उससे पहले हमें स्व अनुशासित होना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। यदि हम स्व अनुशासित हो जाएंगे तो ये मान के चलिए कि हमारी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि स्व अनुशासन किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कार्य करता है। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों की हाइजीन का स्तर अच्छा होता है, जो स्वच्छता के प्रति बहुत सजग होते हैं, उनकी बीमार होने की संभावनाएं भी निरंतर उतनी घटती चली जाती हैं।
खाने से पहले हाथों को ठीक से धोना, नाखून ठीक से काट के रखना, रोज नहाना। यदि बालिकाएं हैं, लंबे बाल रखे हुए हैं, तो कम से कम सप्ताह में 3 बार बालों को अच्छी तरह धोना। यदि ये सब हम रखते हैं, अपनी साफ सफाई ठीक से रखते हैं, हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कर रहे हैं, सामूहिक स्वच्छता की बात तो बाद में है, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हम बेहतर समझ पाएंगे, बेहतर सीख पाएंगे और हम अपनी पढ़ाई लिखाई में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, हमें बड़ा मजबूत बनना होगा, बौद्धिक स्तर पर भी, शारीरिक स्तर पर भी। शारीरिक स्तर के लिए योग ध्यान व्यायाम है, बौद्धिक स्तर के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, स्वाध्याय है, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन है। हम पढ़ने की आदत अपनी बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हमारा बौद्धिक स्तर बेहतर होगा, और जब बौद्धिक स्तर बेहतर होगा तो हमारा एक पक्ष मजबूत हो जाएगा, और उसके बाद हम योग ध्यान व्यायाम के द्वारा अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करके दूसरा पक्ष भी मजबूत कर लेंगे, और हमारे दोनों पक्ष मजबूत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम आसानी से जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए उचित साधनों का भी चिंतन करना होगा, और यदि हमारे साधन उचित हैं, बढ़िया हैं, तो बहुत आसानी से लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। और जब हम शिखर की बात करते हैं, शिखर पर पहुंचना जितना कठिन है उससे 100 गुना ज्यादा कठिन है शिखर पर खुद को बनाए रखना। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम युद्ध स्तर पर कोशिश करके शिखर पर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद स्वयं को वहां बनाए रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो, जैसी आदत डालोगे वैसे बन जाओगे। यदि मेहनत की आदत डालोगे तो बहुत मेहनती हो जाओगे, और काम चोरी की आदत डालोगे तो काम चोरी में भी पारंगत हो जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थात आप जितना ज्यादा काम करेंगे, आपकी वर्किंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा ग्रो होगी, और जितना काम से बचेंगे उतनी आपकी वर्किंग कैपेसिटी डाउन होती चली जाएगी। प्यारे बच्चों, मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। सर्दी भी बहुत तेज होती जा रही है, सर्दी से बचाव भी करना है। अपनी बात को दोहराते हुए आज इस मौके पर, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित वे सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के भीतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज ये देखते हुए और ये बताते हुए कि यदि हम प्रिय चिन्मयी को देखें तो ये भी बाल प्रहरी की उपलब्धि के रूप में हमारे सामने है, जो गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र की बच्ची होने के बावजूद भी बहुत बेहतरीन तरीके से न केवल हिंदी बोल रही है, हिंदी का कार्यक्रम का संचालन कर रही है। प्रिय चिन्मयी को बहुत बहुत शुभाशीष देते हुए और अंत में बच्चों के लिए ध्येय वाक्य बोलते हुए जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप रोज की तरह आपने आज भी हम बच्चों को प्रेरित किया अपनी मधुर वाणियों से। स्वच्छता से लेकर आपने हम बच्चों के अध्ययन तथा शिक्षा, कला आदि सभी क्षेत्र में किस तरह हम बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, इस केस में आपने एक बहुत ही मधुर वाणी से हमें प्रेरित किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए हम कार्यशाला के द्वितीय प्रतिभागी कुमारी वंशिका राजपूत, कक्षा 6, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा से उनका स्वागत करती हूँ। तो वंशिका, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, जी आ रही है। जी, जी, जी आपका धन्यवाद। सबसे पहले ज्ञान की दायनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका राजपूत है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम भी ईश्वर पब्लिक स्कूल चकोटेल मुड़ा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो अभिव्यक्ति कार्यशाला मेरी पसंदीदा कार्यशाला है। जैसे क्योंकि इसमें सब अपनी मनपसंद प्रस्तुति दे सकते हैं। तो मैं भी अपनी प्रस्तुति देना चाहूँगी। मेरी अभिव्यक्ति की विद्या है मुहावरे। माफ करना, मेरे कैमरा बंद है। मेरा पहला मुहावरा है खरी खोटी सुनना। इसका अर्थ है भला बुरा कहना। दूसरा मुहावरा है कीचड़ उछालना। इसका अर्थ है दोष लगाना। मेरा तीसरा मुहावरा है आग बबूला होना। इसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। मेरा चौथा मुहावरा 1 और 1 11 होना। इसका अर्थ है एकता होना। जी धन्यवाद। शुभ यामिनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंशिका। आपके मुहावरे हमें बहुत पसंद आए और यह सुनकर हमारी नॉलेज भी बहुत कुछ बढ़ी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उज्जवल भविष्य कामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अभी तीसरे प्रतिभागी की तरफ। तो हमारी तीसरी प्रतिभागी है कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। तो योगिता, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। यहाँ पे सभी उपस्थित गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी, मैं कक्षा 5 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है हिट तुमने बाटे बाट। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पति परलोक सिधार गए थे और बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन उसे बार बार हिचकी आने लगी, तो वह समझ गई थी उसकी बेटी उसको याद कर रही है। तो उसने जरा सी भी जाने में देर न की, अपनी पोटली उठाई और उसके ससुराल की ओर चल दी। उसके ससुराल का रास्ता सरल नहीं था, बहुत कठिन था। जगह गाड़ गधेरे थे, कांटे थे और चलते चलते बीच में एक घना जंगल आ गया, जिसके पशु पक्षियों के बारे में उस बुढ़िया को सब पता था। तो हिम्मत रख के अपनी माँ भगवती को याद करते हुए आगे को चलती रही। चलते चलते अपनी बेटी के ससुराल पहुंची। 2-4 दिन आराम से रही और जब जाने का दिन आया तो बोली, उसकी बेटी ने माँ से बोली कि माँ फिर कभी आना। वे दुखी हुई और बोली, बेटी अब मैं फिर दोबारा नहीं आ पाऊंगी। उसने कहा, क्या हुआ माँ, क्या बात है? उसने वहां के पशु पक्षियों के बारे में बताया और उनकी शर्त भी बताई। तो ये बहुत ही उदासीन हो गई और बोली और तभी उसको एक तरकीब सूझी। उसने अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाया और उसको बड़ी गोल लौकी यानी तुमड़ी में रख दिया। वह खुशी खुशी उसकी तरकीब सुन के चल दी। रास्ते में उसे बाघ मिला, तुमड़ी, और उसने पूछा, तुमड़ी, क्या तुमने कोई बुढ़िया को देखा कि रास्ते में वो कह रही थी मैं अपनी बेटी के ससुराल जा रही हूँ और वहां से हट्टी कट्टी होके आऊंगी? उसने कहा, तुमड़ी बाटे बाट मी के तेरे बुढ़िया के बाद, यानी मैं तो अपने रास्ते पे और मुझे किसी बुढ़िया के बारे में क्या पता। रास्ते में उसे भालू और बहुत से जानवर मिले और आखिर में एक शेर। वह उसने यही सवाल उससे पूछा और उसने यही जवाब दिया।
चल तुमड़ी बाटे बाट मी के जानू तेरे बुढ़िया के बाद। उसको यह बात बहुत खटकी और उसने उस बुढ़िया की आवाज को पहचान लिया और रास्ते में कील ठोक दी, जिससे वो तुमड़ी फूट के उससे बुढ़िया बाहर निकल गई। चलो सर। उसने कहा, देखो ये बुढ़िया बाहर निकल गई है। तभी झटपट वो पेड़ में चढ़ गई और उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें उसकी बेटी ने मिर्च पाउडर भरी थी। और उस बुढ़िया ने और सभी जानवरों ने उस बुढ़िया से कहा कि नीचे उतर, हम तेरे को खाएंगे। उसने एक शर्त रखी, तुम तभी खा सकते हो, मेरी एक शर्त है, तुम तो खाओगे पर जो मेरे पे पहले नजर घुमाएगा वही मेरे को खाएगा। सभी जानवर उसे देखते रहे और उसने हार न मानी। झटपट अपनी बेटी की दी हुई पोटली खोली और सभी के आंखों में मिर्चें भर दी। सभी की आंखें झिलमिला गई और इधर उधर भाग गए और वह नीचे उतर के अपने घर को खुशी खुशी चल दी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगिता। आपने बहुत ही सुंदर कहानी हम सबको सुनाई। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अभी हमारे अगले प्रतिभागी कुमारी अंजलि उपाध्याय कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौरी बागेश्वर से आपका स्वागत करती हूँ। क्या अंजलि दीदी क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? कुमारी अंजलि उपाध्याय, किसी कारणवश वो शायद इस कार्यशाला से जुड़ नहीं पा रही हैं, तो आगे बढ़ती हूँ। अब मैं बुलाती हूँ श्री निश्चल अग्रवाल कक्षा 4 से वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। तो निश्चल क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निश्चल अग्रवाल है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वायुसेना विद्यालय बरेली है। जैसे कि आज आप सबको पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। मैं भी आज इसमें अपना प्रतिभाग दे रहा हूँ। तो मेरा प्रतिभाग है सरस्वती वंदना। तो सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करगतिर्देवा सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमा वन्द्या जगद्विपिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जान्यान्धकारपहां हस्ते स्फटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। शुभयामिनी। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चल अग्रवाल। आपने सरस्वती माता को समर्पित एक बहुत ही सुंदर श्लोक सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारे अगले प्रतिभागी श्री अर्नव राजपूत कक्षा 3 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अर्नव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ दीदी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अर्नव राजपूत है। जैसे कि मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ और मेरे स्कूल का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल है। जैसे कि
आप सबको पता है आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगा। मैं अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता इस प्रकार है। हर पल चलती जाती चींटी, समकारा सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो बरसात, दाना चुपके लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है घर को घूमती चींटी, छोटे तन बड़े इरादे कभी नहीं घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, प्रभु की मेहनत की प्रकाश सिखाती चींटी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई अर्नव। अब मैं आगे बढ़ती हूँ हमारे अगले प्रतिभागी की ओर। हमारे अगले प्रतिभागी है श्री रुद्राक्ष पंत, कक्षा यूकेजी से, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। तो रुद्राक्ष, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? श्री रुद्राक्ष पंत शायद वो इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अभी मैं हमारी कार्यशाला के आदरणीय मुख्य अतिथि श्री महेश भारद्वाज सर, जो प्राचार्य बतौर जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिन पुरौला उत्तर काशी से हमारे कार्यक्रम में आज जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय भारद्वाज सर, मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद किसी कारणवश वे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम हमारे अगले प्रतिभागी कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, जो कक्षा 8 से JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से जुड़ी हुई हैं। तो नीलाक्षी जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है हारमोनियम वादन। तो मैं आप सभी को हारमोनियम पे एक भजन सुनाऊंगी। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना प्रस्तुत करती हूँ। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी रह गई, राम को देख कर नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखों से झांकने लगी, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखों से झांकने लगी, देखते ही नजर मिल गई प्यार की, देखते ही नजर मिल गई प्यार की, जो जहाँ थी खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, बोली एक सखी राम को देख कर रच दिए है विधाता ने जोड़ी,
कुंवर बोली एक सखी राम को देख कर रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुअर धनुष कैसे तोड़ी बारे कुंवर मन में शंका बनी की बनी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हारमोनियम के साथ एक बहुत ही सुंदर भजन हमें सुनाई। तो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे अगले प्रतिभागी हैं कुमारी गौरवी जैन, कक्षा 1, केंद्रीय विद्यालय प्रतापनगर, उदयपुर, राजस्थान से। तो गौरवी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मेरा नाम जी, आपका गौरवी जैन, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय प्रतापनगर, उदयपुर है। मेरी कविता का शीर्षक है माता। माता हमें घुमाती, माता हमें उठाती, माता हमें बैठाती, माता हमें पानी पिलाती, माता हमें दूध पिलाती, माता हमें ब्रश कराती, माता हमें कपड़े पहनाती, माता हमें झूला झुलाती। धन्यवाद। बहुत सुंदर गौरवी। कक्षा 1 की छात्रा बतौर आपकी कविता सचमुच बहुत ही मर्मस्पर्शी कविता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज के अगले अंतिम प्रतिभागी कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी, पिथौरागढ़ से योगिता को आमंत्रित करती हूँ। क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जुड़ गए हैं, उनको बुला लीजिए। जी सर, धन्यवाद। तो हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर श्री महेश भारद्वाज सर जो पहले जुड़ नहीं पाए थे, तो वे जुड़ गए हैं। तो आदरणीय भारद्वाज सर, मैं आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, आपका माइक बंद है। बच्चों को आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित है। जिस बाल प्रहरी के संपादक माननीय श्री किरोला जी और आज की संचालिका प्यारी बिटिया चिन्मयी और इस पूरे बाल प्रहरी के जो मंच है, इसका जो ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म है, इसमें उपस्थित सभी सम्मानित प्रबुद्ध जन, आप सभी को मेरी ओर से सादर वंदन, अभिनंदन और नमस्कार। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये जो बाल प्रहरी है, इसमें मुझे जुड़ने का अवसर मिला आज, और इसके संचालक और कहूँ मैं कि बाल प्रहरी के संस्थापक माननीय किरोला जी आज हमारे विद्यालय यानी जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी में उपस्थित हैं, और आपके द्वारा लगातार पिछले 5 दिनों से बच्चों को जो प्रेरणा दी जा रही है, उसका साक्षात आज करने को मुझे मिला। पूरे देश के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, सबको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि बच्चे बहुत ही खुल करके अपनी बातें यहाँ पे रख पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके भविष्य के लिए, उनके अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत ही उच्च स्तरीय मंच ये है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार सर। आपने कम शब्दों में भी हम बच्चों को आशीर्वचन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे पटल पर रोज जुड़े हुए बाल पीढ़ी के संरक्षक तथा वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, जो अहमदाबाद, गुजरात से जुड़े हुए हैं, मैं आपको इस पटल पर सादर आमंत्रित करती हूँ। योगिता जोशी जी को बुला लीजिए, 10वें नंबर पर है। उनका हो गया सर? हो गया।
चलिए ठीक जी है, सर, बहुत हो गया था। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय चिन्मयी, आप इतने दिनों बाद जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी जुड़ा करिए, क्योंकि आपके जुड़ने से पटल को नई आभा प्राप्त होती है, हम लोगों को ज्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि आपके बोलने में, आपकी प्रस्तुत में हमेशा एक नयापन है और एक अनूठा अंदाज है बोलने का, प्रस्तुत करने का चीज है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन के, कुशल त्रुटिहीन उल्लास उमंग से भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मनपसंद दिशा में अभिव्यक्त दें। चिन्मयी शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दरअसल 19 सितंबर तारीख को हमारे असम के प्रिय संतान जुबिन गर्ग की देहावसान हुई थी। तो इस खबरी से हम सभी अत्यंत दुखित हैं और आज मैं उन्हीं के प्रति गंभीर श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए उनकी गीत मैं आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन यह गाना पूरे असम में बजना पड़ेगा। तो उनकी यह जो प्रसिद्ध गाना है वो है मायाविनी रातिर गोकुल मायाविनी। तो आज मैं उसी गीत को एक बार उनको श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए प्रस्तुत करना चाहूंगी। मायाविनी रातिर गोकुल দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোণত তুমি যে মোৰ শুকান বনত নিয়ৰৰে চেঁচা টোপাল নামি অহা ৰ'দৰে নৈ মোৰ দেহত প্ৰতি পুৱা ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচো এধাৰো সঁচা মোৰ বহু দিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ কি হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকুত প্ৰতি শৰতৰ প্ৰভাতী ফুলে ক'ব তোমাকে মোৰ কথা প্ৰতি মেঘালী নিশা জোনে ক'ব তোমাকে মোৰ বেথা ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন এধাৰো সঁচা মোৰ বহু দিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকুত দুচকুতে তোমাৰ চালে সপোনা তৰি দি থক নামে চুব খুজিলেই মোৰ দুহাতে দি থকা তৰি সপোন আহে ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন এধাৰো সঁচা মোৰ বহু দিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকুত মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ ছবি ধৰা দিলা গোপনে আহি হিয়াৰ কোণত দাৰাৰে ৰে দাৰাৰে ৰে 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 দাৰাৰে ৰে দাৰাৰে দাৰাৰা ৰা 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 ৰে দাৰাৰে ৰা 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 দাৰাৰা ৰা দাৰাৰে ৰা 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 দাৰাৰা ৰা। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, श्रद्धांजलि गीत, और
श्रद्धांजलि तो जो उसका स्वर्गवास होता है उसको दी जाती है। बहुत सुंदर गीत ताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ, हाव भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया। आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ इतने सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत। और आज की हमारी अवैध कार्यशाला का दूसरा चरण है, जिसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था। और जो बच्चे जुड़े, एक से एक सुंदर प्रस्तुति। 2 बच्चों ने तो कहानी सुनाई। पहली कहानीकार ने तो इतनी बढ़िया कहानी सुनाई कि वो बड़े से बड़े कहानीकार से की कहानी से टक्कर नहीं सकी। और बहुत दिन बाद जुड़ी अभिषेकता, उनसे अनुरोध है कि वो बार बार जल्दी जल्दी जुड़ा करें। फिर दूसरी कहानी भी सुनने को मिली, वो तो पहले हम सुन चुके हैं इस मंच पर, लेकिन फिर भी सुनाने का अंदाज बढ़िया था। सरस्वती वंदना सुनने को मिली और हारमोनियम पर भजन बहुत सुंदर ढंग से सुनाया गया। तो सारे बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी। आज के सबसे छोटे प्रतिभागी रुद्राक्ष पंथ यूकेजी के हैं, जो अभी जुड़ नहीं पाएंगे लेकिन वो जुड़ेंगे अवश्य। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दूसरी छोटी प्रतिभागी गौरवी जैन है, कक्षा 1 की छात्रा है और माता शीर्षक पर उन्होंने अपनी कविता सुनाई। बहुत सुंदर कविता। और आप मंच पर आ रहे हैं कक्षा 1 की छात्रा होकर के, यही बहुत बड़ी बात। कविता तो अच्छी थी ही, आपको बहुत बहुत विशेष रूप से बधाई, छोटे बच्चों को खास तौर से। और आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी वैदेही पांडे कर रही हैं, कक्षा 3 के छात्रा हैं, बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका स्वागत और अभिनंदन। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पाखी जैन है, जो कक्षा 8 की छात्रा उदयपुर से हैं। पाखी जी अभी जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन विश्वास है वो जल्दी ही जुड़ेंगी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री महेश भारद्वाज जी हैं, जो प्राचार्य हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, जहाँ की पुरोला उत्तरकाशी में, जहाँ की आजकल किरोला जी कार्यशालाएं उसी विद्यालय के आप प्राचार्य हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और आपने इस बात को बड़े खुले मन से स्वीकार किया कि करोला जी का आज चौथा या 5वां दिन है कार्यशाला का, और पहली बार उन कार्यशालाओं से जुड़ रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला। इस कार्यशाला से पूरे देश के बच्चे जुड़े और बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने का इससे बड़ा मंच और कोई दूसरा नहीं। बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। माननीय, मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को नए अवसर को मिलता है। आपने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास कर रहे हैं, बहुमुखी विकास कर रहे हैं। और इन कार्यशालाओं में जुड़कर बच्चे विद्यालय ही नहीं, विद्यालय के बाहर भी बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ पुनः। और इन कार्यशालाओं से खंडवा से डायरेक्टर सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं और उनका आशय वचन हमेशा हम लोगों को रुक कर सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, कोई नई चीज, नया विश्लेषण होता है जिससे हमसे लाभान्वित। उनका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। इनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उत्कार है आदरणीय प्रकाश पांडे जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार है, रंगकर्मी है, कनकर हरिद्वार से आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय गिरिजाशंकर जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय कविता पांडे मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय प्रेमलता पांडे मैडम, आदरणीय मोगल कुमार जैन जी उदयपुर से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार है। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। यूकेजी और कक्षा 1 का बच्चा इस कार्यशाला से जुड़कर प्रस्तुत देता है। बच्चे हारमोनियम पर भजन गाकर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं,
इसमें अभिभावकों का सहयोग निश्चित रूप से परिलक्षित हो। वही प्रेरणा देते हैं कि बच्चे इस मंच से जुड़े और जुड़कर अपने व्यक्तित्व में निखार करें। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार में प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जिन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी चिन्मयी शर्मा जी को मंच सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। चिन्मयी जी। चिन्मयी जी, चिन्मयी शर्मा जी, संचालन करिए आगे आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी मधुर वाणियों से हम सभी बच्चों को प्रेरित किया। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं हमारी कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही कुमारी वैदेही पांडेय, कक्षा 3, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हमारी अध्यक्ष को पटल पर आमंत्रित करती हूँ। तो वैदेही जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुमारी वैदेही पांडे, शायद तकनीकी कारण की वजह से वो जुड़ नहीं पा रही हैं। तो अब मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले छूटे हुए प्रतिभागियों में से थे हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि कुमारी पाखी जैन, कक्षा 8। तो मैं उनको एक बार पुनः पटल पर आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रस्तुति देने के लिए। कुमारी पाखी जी। आभार। सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन, कक्षा 8, उदयपुर, राजस्थान से आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। आज बाल प्रहरी का 1347वां कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है अभिव्यक्ति कार्यशाला। आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री महेश भारद्वाज जी, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय धूनगिर पुरोला उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आज की अध्यक्षता कर रही बहन वैदेही पांडे जी, कक्षा 3, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। और आज का सुंदर संचालन कर रही बहन चिन्मय शर्मा जी, कक्षा 9, आप असम नगांव से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने आज बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया और मेरे साथ जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आदरणीय उदय किरोला जी सर का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने मुझे आज विशिष्ट अतिथि बनने का मौका मिला। और मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आज समय पर नहीं जुड़ पाई क्योंकि नेट की बाधा आ रही थी। तो आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित रचना प्रस्तुत करूंगी। प्रस्तुत है। एक नन्हा बादल पास छोटू के आया, एक नन्हा बादल पास छोटू के आया, छोटू को उसने उदास पाया, छोटू को उसने उदास पाया। फिर बादल पूछता है, क्या तुम चाहोगी मुझ पर बैठना, क्या तुम चाहोगे मुझ पर बैठना और सुंदर नीला आसमान देखना, और सुंदर नीला आसमान देखना। यह सुनकर छोटू हर्षाया, यह सुनकर छोटू हर्षाया, बादल पर अपना चद्दर बिछाया, बादल पर अपना चद्दर बिछाया। निकल पड़े वे सवारी पर, निकल पड़े वे सवारी पर, चिप्स बिस्किट साथ लेकर, चिप्स बिस्किट साथ लेकर। फिर छोटू ने देखा नजारा, फिर छोटू ने देखा नजारा, ऊपर से जग लगता प्यारा, ऊपर से जग लगता प्यारा। फिर वो मिला बादल समाज से, फिर वो मिला बादल समाज से, और मिला पतंग और बाज से, और मिला पतंग और बाज से। फिर छोटू की नींद उड़ी, फिर छोटू की नींद उड़ी, किताबें उसके पास पड़ी। धीरे धीरे उसे समझ आया, ये था सपना जो उसने नींद में पाया, ये था सपना जो उसने नींद में पाया। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाखी। आपने बहुत ही सुंदर रचना हम सबके समक्ष प्रस्तुत की। तो अब छूटे हुए प्रतिभागियों में कुमारी अंजलि उपाध्याय, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से भी थी। तो अंजलि दीदी, क्या आप इस पटल पर उपस्थित हैं? सीधे सीधे नाम बोलो दोस्त, सीधे सीधे नाम। जी ठीक है सर जी। शायद वो उपस्थित नहीं है। तो उसके बाद श्री रुद्राक्ष पंत, कक्षा यूकेजी से, क्या आप यहाँ जुड़ गए हैं? शायद वे भी जुड़ नहीं पाए। तो छूटे हुए साथियों में लगभग सभी का
हो गया, विशिष्ट अतिथि जी का भी हो गया, बस 2 प्रतिभागी रह गए। तो आशा है वे जुड़ गए होंगे अगर मतलब मैं उनको पटल पर फिर से आमंत्रित करती हूँ यदि वे जुड़ गए हो तो। तकनीकी कारण की वजह से वो शायद से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अपने मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे चैट मैसेज से हम सभी को प्रेरित करने वाले आदरणीय नेगी श्री सर नहीं दिख रहे कुलदा हैं, नेगी सर दिख नहीं रहे। नेगी सर दिख जी। नहीं रहे। जी सर, ठीक है। तो मंच को आगे बढ़ाते हुए और आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए और अभिवादन करते हुए मैं आज यह बाल प्रहरी का मंच आदरणीय श्री उदय करवाला सर जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। जी, चिन्मयी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और आदरणीय शाश्वत सर कह रहे थे आपकी बहुत हिंदी अच्छी सुधर गई है और वास्तव में बहुत अच्छा बोलती हैं और आपने मेरे व्यक्तिगत आमंत्रण पर भी विचार किया। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा संचालन करती हैं बीच में क्योंकि मैं अभी जवाहर नवोदय विद्यालय में यहाँ की भी अपनी-अपनी सीमाएँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं, तो उन सबको देखते हुए हमको ये कार्यक्रम समय पर समाप्त करना था, तो इसलिए आपने अ अपने संक्षिप्त वक्तव्य दिए हैं, नहीं तो आप बहुत अच्छा बोलती हैं। संचालन के बीच में भी काफ़ी टिप्पणी करती हैं, तो आपने बहुत सुंदर और संचालन किया। तो एक बार मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय महेश भारद्वाज सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे नन्हे दोस्तों के को आशीर्वचन दिया और समय निकाला हमारे लिए। उनके पास बहुत काम है। मैं देखता हूँ यहाँ पूरे दिन भर वो संस्था के बारे में सोचते हैं जब भोजन के समय हों, खेल के समय हों, पढ़ाई के समय हों, तो सर उसके बावजूद भी आपने समय निकाला, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार सभी अतिथियों साहित्यकारों, अभिभावकों का आभार, नए दोस्तों का आभार और कल हमारा कार्यक्रम स्थगित रहेगा। बच्चों की कार्यशाला की सूचना समूह में शीघ्र भेजी जाएगी। तो एक बार सभी मित्रों का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।